Okay, everyone, good morning. Chaliye, let us start. This is the third and the last session of departmental accounts. Third and the last of the departmental accounts. Now, these two questions we always do. Kijiye ma'am. These two questions we always do fresh in the next day, compulsory, her batch. So it was all planned. It was not कि 12 बजे और मैंने आपको छोड़ा. These two questions we always do separately in a separate session. ये दोनों ही अपने आप में एकदम अलग टाइप से है. एक एक क्वेश्चन को मोर लेस एक एक घंटा लगता है आराम से. देयर इज अ न्यू टाइप मेमो मार्कअप मेमो स्टॉक अकाउंट और इसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है. ओनली आई विल बी सॉल्विंग पहले और फिर आप लोग उसको करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19. It says X Limited is a retail organization with several departments. The goods is supplied to each department is debited to memo stock account at cost plus a fixed percentage, that is a markup, to get your normal selling price. The markup is credited to a memo department markup account. Any reduction in selling price will require adjustment in the stock account. The markup department for the last 3 years has been 40% relevant to A for the year ended 31st March. Opening stock is 80, purchases is 180, sales is 320. It is further ascertained है वो ascertained that goods purchased in the period were marked down by 1400 from a cost of 16,000 and marked down stock costing 4,000 remain unsold on 31st of March. Stock shortage at the year end is 1200, which needs to be written off. Opening stock includes goods costing 8,200, which has been sold with a markdown in the selling price by 740. The remaining stock has been sold during the year. The departmental closing stock should be valued at cost, subject to all your adjustments of markup and markdown. Question says you need to give me the departmental trading account, you need to give me the memo stock account, and you have to give me the memo markup account. अब ये मेमो मार्कअप मेमो स्टॉक अगर आप सुन रहे होंगे आज, तो ये क्या होता है? अगर मैं आपको पहले एक जिस्ट और ओवरव्यू दे दूं, ऐसे है ना, दो अकाउंट बनने वाले हैं. ये अकाउंट को हम देंगे मेमो स्टॉक अकाउंट और ये अकाउंट को हम देंगे मेमो मार्कअप अकाउंट. ये वाला जो अकाउंट है ना, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस पे चलता है. तो जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, है ना. तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, बट ये जो अमाउंट होगी ना, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी. आपने कुछ परचेज वगैरह कर लिया, आप परचेज ही लिखते हो ना, बट यहां पर परचेज प्लस आप जो प्रॉफिट में बेचने वाले हो वो. तो ये वाला जो डब्बा है ना, इसके अंदर सारे फिगर्स सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्लस मार्कअप पर रिकॉर्ड होंगे. बट आप बोलोगे सर अगर मुझे कल जाकर कॉस्ट में फिगर्स चाहिए तो, अब अगर ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, तो यहां पर सिर्फ प्रॉफिट वाला एलिमेंट रिकॉर्ड होगा. ये परचेजेस आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा ना, तो इसके अंदर का जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो यहां पर रिकॉर्ड होगा. तो कभी भी आपको कॉस्ट में चाहिए तो दिस साइड माइनस दिस साइड एंड यू विल गेट योर आंसर एट कॉस्ट. एंड में क्या होगा, यहां पर क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर जो आंसर होगा अगेन वो क्या होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा. तो यहां पर भी जो टू बैलेंस कैरेट डाउन आने वाला है ना, आप वो और ये लेस करेंगे तो आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे मिल जाएगा. सो ये नीचे का जो लेजर है इट्स अ मिरर, और वो सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट्स को कैप्चर करता है, और ऊपर का जो लेजर है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कैप्चर करता है. आई रिपीट, ऊपर का जो लेजर है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रिकॉर्ड होगा, नीचे का जो लेजर है वो सिर्फ प्रॉफिट पे रिकॉर्ड होगा. तो जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट को नलिफाई कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, कॉस्ट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? और ऑब्वियसली उसको चेक करने के लिए हम एक कॉस्ट पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. तो जब ऑब्वियसली मैं ये वाला यहां का क्लोजिंग और यहां का क्लोजिंग और ये नेट करूंगा तो ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक के साथ मैच होना चाहिए, जिससे मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सब सही है. इसीलिए क्वेश्चन में भी अगर आपने देखा होगा तो दे हैव स्टेटेड यू हैव टू फर्स्ट मेक अ सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट
and then you make a memo stock account and memo markup account. So then you try and prove कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है. ओके तो आपको एक आइडिया आ गया. मेमो स्टॉक का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मेमो मार्कअप का मतलब है ओनली प्रॉफिट एलिमेंट्स. श्योर अबाउट दिस. अ मिनट टू यू इफ इन केस यू वांट टू रीड. अ मिनट टू यू अगर आपको थोड़ा सा रीड करना है खुद से थोड़ा सा. ओके नाउ विल सी वन बाय वन. सो हमें क्या क्या डिटेल्स दी हम वो डिटेल्स के साथ थोड़ा थोड़ा खेलते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरे को यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल ये तीनों चीजें दी हुई है. यस और नो. तो मैं ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर सकता हूं. बताइए ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेज 1 lakh, 1,80,000 and sales. क्लियर? पक्का? अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या चाहिए होता है? क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है. यस और नो. ये दो मेन चीजें और बाकी है. कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया है, कुछ हम कर सकते हैं. इज देयर एनी डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन? सॉरी 40%. तो थोड़ा सोचिए क्या हम डायरेक्ट सेल्स पे 40% लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. और अगर नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? उसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स है. एबनॉर्मल सेल्स क्यों है? उसको एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हो आप? कि वेरी गुड, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सेल्स है जिसमें आपने डिस्काउंट करा है. तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. जब हमें अगर एक्चुअल सेल्स से नॉर्मल सेल्स पर आना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक्चुअल सेल्स में आपने जहां जहां भी डिस्काउंट दिया होगा वो डिस्काउंट्स को आप ऐड कर दो तो आपको नॉर्मल सेल्स मिल जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. वेरी गुड, वेरी परफेक्ट. तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक वर्किंग नोट बनाएंगे. एक वर्किंग नोट बनाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूं एक्चुअल सेल्स कितना है? 3,20,000. अब जैसे आपने ही बोला कि सर डिस्काउंट्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो जरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए कहां कहां पर डिस्काउंट्स दिए गए हैं और कितने कितने दिए गए हैं. कहां कहां पर दिए गए हैं और कितने कितने दिए गए. ओके, थर्ड एडजस्टमेंट में कहा गया है कि आपने 8,200 के गुड्स बेचे और उस पर आपने मार्कडाउन किया है 740 रुपए का. मार्कडाउन किया है मतलब आपने वहां पर डिस्काउंट दिया है 740 रुपए का. इज एब्सोल्यूट परफेक्ट आंसर. मैं क्या करता हूं, जो पार्ट्स हम लोग यूज कर लेते हैं या जो पार्ट्स हम लोग खत्म कर लेते हैं उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते चलेंगे? कलर भी करते चलेंगे. एड मार्कडाउन 740 और
कुछ है क्या आपके हिसाब से कि सर यहां भी करना है, और ऐसा कुछ कि सर ये भी है वो भी है? अगर आपके मन में कुछ और हो तो मुझे बताइए प्लीज। फर्स्ट वाले का सेकंड बिट। तो सबसे पहली बात यहां पर लिखा गया है, ध्यान से देखना, कि कुछ 16,000 के गुड्स थे, आपने उस पर 1400 का मार्क डाउन किया हुआ है, और वो कह रहे हैं 4,000 के गुड्स तो अभी भी बिके नहीं है। माना नहीं बिके हैं, बट बाकी के तो बिके हैं, और अगर बाकी के बिके होंगे तो बाकी पर तो आपने डिस्काउंट दिया होगा। यस, तो ये भी आने वाला है, एड मार्कडाउन। और हम उसको कैसे अच्छी तरह से लिखेंगे कि 16,000 के कॉस्टिंग वाले गुड्स पर अगर 1400 का डिस्काउंट था, और आप कह रहे हो कि 4,000 तो बिका ही नहीं, ठीक है नहीं बिका, तो 12,000 का तो बिका होगा ना, 1,050। बताइए कितना क्लियर हो रहा है? ये दो ही डिस्काउंट है, इसके अलावा कोई डिस्काउंट्स हैं आपके हिसाब से? मार टोटल 321,790. Now this is your normal sales. I'm so happy यार, नॉर्मल सेल्स। और अपने को अभी अगर इसमें से प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट 40 नहीं कर सकते, 40 by 140 which is 91,940. So this will give you cost of goods sold. कॉस्ट टू ऐसा मतलब कहना इसे, इतने के गुड्स हमने एक्चुअल में बेचे। अब मेरे को सीए फाउंडेशन में ही सिखाया गया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा हमें सिखाया गया था। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, बट यहां पर हम कर रहे हैं ओपनिंग प्लस परचेज लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग आपके पास था ना, और परचेज 1,80,000, और 229850 लेस होगा 30,150। ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट ये हमारा आंसर नहीं है। बताओ क्यों? वेरी गुड, बिकॉज वो कह रहे हैं 1200 का तो शॉर्टेज है, एक स्टॉक है ना गायब हो गया, तो ये कंफर्म है कि मेरे घर में 3150 का माल नहीं होगा, मेरे घर में होगा क्लोजिंग स्टॉक। बताइए कितना क्लियर हो रहा है ये अगर वर्किंग को मैं अच्छी तरह से समझा दूं। सेल्स में आपने क्या किया, दो ऐसे सेल्स थे जिस पर आपने डिस्काउंट दिया है 2 बार, तो वो जो 2 बार आपने डिस्काउंट दिया, आपने वो दोनों डिस्काउंट्स को ऐड कर दिया, आपको एक्चुअल सेल्स से नॉर्मल सेल्स मिल गया, और आपने नॉर्मल सेल्स से प्रॉफिट लेस किया तो आपको कॉस्ट मिल गया। वो कॉस्ट इज ओपनिंग प्लस परचेज लेस योर कॉस्ट विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। मैंने भी वही किया, ओपनिंग प्लस परचेज लेस कॉस्ट ऑफ सेल विल गिव मी क्लोजिंग स्टॉक, बट वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा बिकॉज एक 1200 का माल जल गया है, घूम गया है, टूट गया है, फूट गया है, तो 1200 लेस कर मेरे को मेरा क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अब मैं ये नंबर्स को अगर यहां पर पुट करूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा एक शॉर्टेज 1200, और यहां पर लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक 28,950. Now you can give me my gross profit. ऐसा काफी लोग बाद में ऐसा ना सोचे कि आप इसको 9150 को इससे कंपेयर करके देख गलत है, डोका नहीं है तेरे में। वो 91,940 में वो ऊपर आपने जो डिस्काउंट्स दिए ना वो काटने पड़ेंगे कि नहीं काटने पड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो पहला बिट है, वो बन के रेडी है। सही है क्या? पक्का? अभी तक इसमें कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। अभी तक इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए। बिल्कुल भी नहीं है कोई डाउट, दैट इज सो नाइस।
अब अपने को क्या करना है, इस ट्रेडिंग अकाउंट को देख के ये मेमो स्टॉक और मेमो मार्कअप बनाना है। सब लोग देखेंगे कैसे बना रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखने का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 80, लेकिन मेमो मार्कअप पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे खड़ा रहेगा। मेमो मार्कअप तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे खड़ा रहता है, तो 80,000 प्लस 40%, 112। तो यहां पर कैसा रहेगा, बताइए। अभी अगर मैं इसको ऐसा सामने सामने देखूं तो क्या वो 80 बैठता है, इधर 112 और इधर 32। अगर आप उसको नेट करोगे तो क्या दिखेगा 80,000। क्या ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट, टू परचेजेस, बोलिए 1,80,000 पे कितना है 72,000। तो यहां पर हमें लिखना है बाय मेमो स्टॉक 72,000। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया, जिससे मैंने अलग सेपरेट भी बताया, और उन बच्चे जिन्हें जर्नल एंट्री से बहुत लगाव होता है उन्हें भी वो क्लियर हो जाए कि जर्नल एंट्री फिर कैसे होती है। वरना बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैं शॉर्टकट मारता हूं कैसा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू परचेजेस एंड आई राइट 2,52,000 and then I write यहाँ पे buy memo stock 72. So there are some people who are conceptually strong but they stick to journal entry. So they are like, सर यहाँ पे तो आपने मार्कअप के क्रेडिट में लिखा मेमो स्टॉक 72, तो वहां पे भी 2 मार्कअप 72 आना चाहिए ना, वहां पे तो आ रहा ही नहीं है, तो फिर कहां गया उसका इफेक्ट। इसलिए आई हैव डिवाइडेड ऐसा दो में। तो अगर आप देखेंगे दिस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसके अंदर का प्रॉफिट इज दिस, दिस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके अंदर का प्रॉफिट इज दिस। क्या यहां तक आपके डोके में जाता है? पक्का। ऊपर का कॉलम हमेशा क्या रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेगा और प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करेगा, और नीचे का कॉलम क्या रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही रिकॉर्ड करता है। यस और नो? तो आपको नहीं लगता मुझे ये दो बार लिखना पड़ेगा? समझा? ऊपर का क्या करता है, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों भी रिकॉर्ड करता है। ऐसे दो इंस्टेंसेस हुए जहां पर क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट चला गया, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट है, तो वो पूरा का पूरा वहां पे दिखेगा। गया ना मेरा प्रॉफिट, मेरा वो जो प्रॉफिट मैं कमा सकता था वो गया। यहां पर जब हम सेल्स लिखेंगे, इसलिए कह रहा हूं बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब जहां पे मैं बोलता हूं लोगों को कि हमेशा आपको इसको लिखना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, तो लोग लिखते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर आप, मैं इसको बोलता हूं इसको लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, तो आप लिखते हो इसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर जब ये लोग लिखते हैं सेल्स, तो लोग लिखते हैं सेल्स और फिर उसमें प्रॉफिट। सेल्स तो पहले से प्रॉफिट पे है, तो उसको थोड़ी प्रॉफिट भी लिखना रहता, तो वो आप उसको कुछ भी नहीं करते, जो है वो है। और ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा है 3,20,000 का जब सेल किया था तो प्रॉफिट कितना था, आर यू गेटिंग दिस? वंस अगेन, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, परचेज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, परचेज का प्रॉफिट, सेल्स ऑलरेडी विथ प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट। अब ये तो कॉस्ट भी रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, तो दो बार आपने प्रॉफिट कम किया, डिस्काउंट दिया, वो रिकॉर्ड होगा, तो वो यहां पर भी रिकॉर्ड होगा, और एक बार रिकॉर्ड होने वाला है। इधर देखो क्या, कैन यू सी दैट?
ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में शॉर्टेज किस पे रिकॉर्ड हुआ था? कॉस्ट पे, क्योंकि हमें तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन अब जब मैं ये लेजर बना रहा हूं तो अगेन ये किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, क्योंकि लोग बोलते हैं 1200 का नुकसान हुआ, 1200 का नुकसान नहीं हुआ ना, 12 और प्लस उस पे 40% कमा सकता था, आज वो नहीं कमा पा रहा हूं, तो 1200 भी गए और 1200 के साथ उसके ऊपर का प्रॉफिट भी गया। तो यहां पर आपने सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया? प्रॉफिट। कोई भी आइटम आप चेक कर लेना, जब जब यहां पर प्रॉफिट का इफेक्ट आएगा यहां पर आएगा, यहां पर इफेक्ट कॉस्ट का आएगा तो यहां पर नहीं आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर आपने ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट भी लिया था, प्रॉफिट भी लिया था, उसने सिर्फ प्रॉफिट पकड़ा। आपने यहाँ पे परचेजेस में कॉस्ट भी लिया था, प्रॉफिट भी लिया था, उसने सिर्फ पकड़ा। आपने यहाँ पे सेल्स लिया था विच इज ऑब्वियसली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसने सिर्फ पकड़ा। यहां पर आपने डिस्काउंट विच इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का ही पोर्शन का आपने पी किया, तो उसने पूरा का पूरा पकड़ लिया। आपने यहां पर शॉर्टेज पकड़ा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो उसने फिर से क्या पकड़ा? प्रॉफिट। मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। कैन यू गिव मी व्हाट इज द बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन? दोनों का बाय बैलेंस चाहिए मेरे को। ऊपर का 45 45 30, करो लेस करो, 45 30 माइनस 11 580। क्लियर? This is normally used by those organizations like DMart and big malls who wants to understand all the stocks in terms of MRP. तो उनके पास वो टाइम नहीं है, सबको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर से एक मेथड होता था इन्वेंट्री में, आपकी कंसर्न फैकल्टी ने सिखाया होगा, रिटेल प्राइस मेथड। फीफो होता था, फिर लीफो होता था, फिर वेटेड एवरेज होता था, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता था, और that is to be used only when you are not able to value your inventory as per the normal methods. And there was a retail price method. Retail price method में the only way to value was MRP में से आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दो। तो उनके सिस्टम में, उनके डेटा में सारा MRP पे ही सब स्टॉक बैठा हुआ है, उनको सिर्फ एक ही चीज करने की रहती, प्रॉफिट एलिमेंट काटा तो उनकी सीधी कॉस्ट दिखती। तो वो ये वाला लेजर उनको MRP पे बताता है, ये वाला लेजर उनको सिर्फ प्रॉफिट्स बताता है। एनी टाइम दे वांट टू सी दे विल जस्ट नेट इट ऑफ, तो उनको कॉस्ट का भी पर्पस सॉल्व हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? हमेशा याद रखना, करना क्या है, एक कॉस्ट पे ट्रेडिंग बनाना है, और उस ट्रेडिंग अकाउंट को देख देख के फिर आप क्या करोगे? मेमो स्टॉक बनाओगे। यहां पर फिर से एक बार देखता हूं, जिनको थोड़ा सा आंख का इश्यू है, ज्यादा स्ट्रेस ना करें। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज कॉस्ट, यहाँ पे है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे है सिर्फ प्रॉफिट। दिस इज कॉस्ट, यहाँ पर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। यहाँ पे है ये सेल्स विच इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, तो दिस इज अ सेल्स विच इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर है उसका प्रॉफिट। यहां पर मालूम है कि 3,20,000 के अंदर देर आर टू, यस, तो अब जब मैंने यहां पर कॉस्ट लिखा था, अब मैंने ये 80,000 और 1,80,000 ये दोनों पे 40% में कमाऊंगा ऐसी भावार्थ से मैंने करा था, लेकिन वो मेरे को 40% तो पूरा मिला नहीं। वो अगर मिलता तो आज मेरा सेल 3,20,000 नहीं, थोड़ा और होता। तो आज जब मैं मेरे लेजर में 1,12,000 विच इज 80,000 प्लस 40% और 1,80,000 विच इज 1,80,000 प्लस 40% पकड़ के चल रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सेल है ये मेरे को 40% पे नहीं मिला, ये थोड़ा कम मिला है, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉफिट का एलिमेंट ऐसा गया ना जो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया। तो आपने दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहां पर इसके अंदर का प्रॉफिट, और ये तो प्रॉफिट ही है, यहां पर रिकॉर्ड हो गया। ये अगेन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, this minus this, I will get your answer, sure about this। 19 क्वेश्चन एक डिपार्टमेंट है, इसके बाद का क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट आएंगे, एक्स एंड वाई। कम ऑन स्टार्ट प्लीज, पहले ये वर्किंग बना लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. The only difference being that instead of one there are two departments. और इसमें एक लाइन है बहुत अच्छी है, बस उसको अगर आप समझा दो बता दो तो मजा आ जाए. लिखेंगे सदर्न स्टोर इज अ रिटेल स्टोर ऑपरेटिंग टू डिपार्टमेंट्स, और वो लोग अपना स्टॉक अकाउंट, मेमो मार्कअप वगैरह बनाते हैं. सारी बकवास 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 बकवास. नेक्स्ट पैराग्राफ. डिपार्टमेंट Y has a markup of 33.33 on cost and department Z, this is 50 on cost. So they have given you opening, they have given you purchases, they have given you sales. Now they say the stock of department Y includes goods on which the selling price has been marked down by 510 and these were sold. Again, certain goods purchased in 15-16 for 2700 were transferred by Y to Z and were sold for 4050. Purchase and sales were recorded in the purchases of department Y and sales of Z respectively, but ट्रांसफर का एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है. बाकी गुड्स जो हमने परचेज किए हैं इन द करंट ईयर, जिन पर मार्कडाउन हुआ था, वो इतना है. ये वाली लाइन आपको अब समझता है नहीं समझता मैं बता दूंगा. At the end of the year, there were some items in the stock which had been marked down to 2300. With this exception, all goods marked down were sold during the year at reduced prices. During the stock taking, 240 का goods department Y से missing है. It was determined that the loss is irrecoverable and the closing stock of both the departments should be at cost. Again, as usual, question says make a departmental trading, memo stock and memo markup. It is a ditto way of जैसे हमने 19 solve किया, except this blue line. Now what this blue line indicates, you have to understand. So 2 minutes to you, try and understand. Sir. नहीं, not a correct answer. Okay. तो अभी देखो मैं थोड़ी देर में ही बताऊंगा. हम सब लोग ही इधर ही देखने वाले हैं. नॉट अ सिंगल पर्सन विल सॉल्व. सबसे पहले ये वाला वर्किंग में होता है, एग्रीड और नो. अब ये वाले वर्किंग में मैं क्या करना हूं, यस दोनों बना लेंगे. नहीं सर देखिए अलग है थोड़ा. दिस इज वाई ना, वाई एंड जेड. सब लोग देख रहे हैं, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं. सेल्स मुझे बताइए वाई का, और 85. ओके. अब अपन मार्कडाउन लेंगे. बताइए कहां कहां पर मार्कडाउन हुआ है. आपको पहला कहां दिख रहा है मार्कडाउन, ये देखिए यहां पर दिख रहा है. सब लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये यहां पर दिख रहा है कि 510 का मार्कडाउन है. कौन बताएगा ये किसका है, वाई का है. सिर्फ एक ही मार्कडाउन हुआ है अभी तक. वेट, ये आपने यहां पे किया और यहां पे नहीं है. हाँ, और आपको कहां मार्कडाउन दिखता है, और कहां मार्कडाउन दिखता है कि सर मेरे को यहां भी दिखता है और मार्कडाउन ही नहीं है. वही मुझे तो वही ये बोल रहा नहीं है. ये क्या है, ये पूरा सी बिट जो है ये फिर से मार्कडाउन ही है ना. तो अब बताओ वाई का कितना और जेड का कितना. 800 और 4100. यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डिपार्टमेंट जेड है, ये जेड है. मैं यहां पे लिख दिया हूं, बाद में आपको तकलीफ नहीं, वो जेड है. हाँ, हम लोग एक एक करके करेंगे. पहले वाई का बताओ, वाई का कितना लूं. आपको ये कैसे इजी समझ गया, क्योंकि वाई के बारे में नीचे कोई डिटेल ही नहीं दी थी, तो वो तो डब्बे में से दिख रहा है. उन्होंने बोला हमने 800 का डिस्काउंट दिया है, तो 800 का दिया है, तो हम वाई में फिर से एक और मार्कडाउन लिख सकते हैं 800 का. लेकिन हम जेड में नहीं कर सकते, क्योंकि जेड में नीचे एक वाक्य लिखा है कि एट द एंड there were some stocks in the department Z which had been marked down to 2300. With this exception, बाकी सब बिक चुका है.
अब आप कैसे करेंगे? 1800 आपका फाइनल आंसर है? ओके ओके, 1800। काफी लोग 1800 के साथ हैं। ट्राई करना है, गलत आने से कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना जरूरी है। लैंग्वेज का कैसा इंस्टीट्यूट खेलती है उसके ऊपर है। आप जैसा बोले 2300। देयर आर टू आंसर्स, 1800 एंड 2300। मैं दो डिपार्टमेंट है इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, इसी एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूं। दो डिपार्टमेंट में कुछ तीन भी आए तो कोई फर्क नहीं गिरता, मैं इसी एडजस्टमेंट के लिए कर रहा हूं। 1800 और 2300 दो ही लाइन है, इतना कुछ पढ़ना नहीं। आप पढ़ते रहोगे तो वो इंग्लिश जैसा आपको देखते देखते एक दिन उससे प्यार हो जाएगा। कुछ तो पेंसिल, कैल्सी, बुक हाथ में लेके कुछ तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे देखते देखते तो वो इंग्लिश पेपर थोड़ी है, पैसेज, रीडिंग द पैसेज। वो उसी का ही है। दे वर नॉट ऑन अदर स्टॉक्स। मुझे लगा तू पहुंच गया वहां तक, तो ऐसा आ गया था एकदम क्रांति चौक तक, पर तूने लेफ्ट ले लिया। कौन सी पहले वाली? ट्वेंटी वन के गुड्स बेच दिए? नहीं बेचे, वो भी वही बोल रहा था, नहीं बेचे। उसमें से ही कुछ बाकी है। हाँ तो करो ना, करो, मुझे फाइनल आंसर दो, गिव मी द फाइनल आंसर। सॉरी, करो। आप जो भी बोल रहे हो आप इसको इंप्लीमेंट करो ना, मुझे आंसर तो दो सर। मेरा काम क्या है, मैं आपको सिर्फ हाँ ना बोलूंगा, और गलत रहेगा तो मैं आपको करके भी बताने वाला हूं। बट आप ट्राई तो करो, आप जो बोलते हो उसको इंप्लीमेंट करो ना, और मुझे आंसर दो। शायद आपका राइट आ जाए, आप बन जाए अपोनिज भगवान है। सेंटेंस, वो तीन लाइन ही आपका दिमाग खराब। मैं आपको हिंट देता हूं। ये कहां गया? रब कर दिया क्या मैंने? पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसा किया था, इतने कॉस्टिंग के गुड्स पर इतना मार्कडाउन, तो इतने कॉस्टिंग वाले गुड्स पे कितना, ये मेरी हिंट है। ऐसा आपने लास्ट टाइम किया था। 2600 योर आंसर। ओके, विल सी। ये मेरी हिंट है। पिछली बार क्वेश्चन में ऐसा था, इतने कॉस्टिंग वाले गुड्स पर इतना डिस्काउंट, तो इतने वाले कॉस्टिंग का कितना। कैसा है? गाओ। ओके, 2100, विल सी। 4658, okay. We have 23, we have 20, 2100, 2600, 1800, 4658. Okay.
चलिए करूं मैं कि यू नीड सम टाइम। 1800 ही क्या, अब यू स्टिकिंग टू 1800। 4600। करूं मैं कि यू नीड टाइम, कर दू अब? ओके। अब इधर पिछले सम में मैं 2 मिनट जा रहा हूं, आप समझे नहीं इंस्टीट्यूट को कैसे बजाना है आपका। वो क्या बोले आपको लास्ट टाइम, लेट मी डू दिस अगेन। वो आपको बोले इतने कॉस्ट वाले गुड्स पर इतना डिस्काउंट हमने रखा था और इतने कॉस्ट वाले गुड्स बच गए, तो कैसा? तो उन्होंने ऐसा बोला इतने कॉस्ट वाले गुड्स पर इतना डिस्काउंट, और फिर ऐसा बोला इतने कॉस्ट वालों पर कितना। तो आप इसको सही से क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। 20 में जब बोला ना तो ऐसा नहीं बोला, ध्यान से देखो कैसा बोला, इतने कॉस्ट वाले गुड्स पर इतना डिस्काउंट। तो उन्होंने फिर से मुझे कैसा बोलना चाहिए, मेरे वाक्य की इतने कॉस्ट वाले पे इतना डिस्काउंट, फिर क्या बोलना चाहिए? तो इतने कॉस्ट वाले पर कितना, उन्होंने इतने कॉस्ट वाले नहीं बोला, उन्होंने बोला इतने मार्कडाउन वाले, इतना मार्कडाउन वाले। तो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं? मेरे को कोई बोलेगा भैया 20,000 के गुड्स थे ना, उस पर 2,000 का डिस्काउंट। सुनो मेरे एग्जांपल को देखो, 20,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स पर 2,000 का डिस्काउंट, और मैंने बोला 10,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स तो हमने बेच दिए, तो कितने कॉस्टिंग वाले बच गए? ऐसे कॉस्टिंग कॉस्टिंग हो तो कर सकते ना, लेकिन मैं ऐसा बोलू तो 20,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स पर 2,000 का डिस्काउंट, फिर लास्ट डेट पर मेरे को पूछा किसी ने कितने के गुड्स बच गए, तो मुझे कॉस्टिंग ही बोलना पड़ेगा ना। मैंने ऐसा बोला 5,000 एमआरपी वाले गुड्स बच गए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। ये हो, आप समझे मैं क्या बोला? लीटर लीटर में ही जुड़ता है, लीटर किलोमीटर में नहीं जुड़ता। आई हैव नेवर सीन 2 लीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैसे होता है ये? आपको समझा मैंने क्या बोला? आपको मिले, समझ रहा है वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोले, मेरे एग्जाम्पल को देखिए फिर से एक बार कहूंगा मैं, 20,000 के कॉस्टिंग गुड्स थे, उस पर हमने 2,000 का डिस्काउंट दिया। अब अगर 31 मार्च को आपको चाहिए कि मैं इसको सही से निकालो, यू हैव टू गिव मी कॉस्ट ओनली, कितने कॉस्ट वाले गुड्स बचे, यही मुझे बोलना पड़ेगा ना। पैरामीटर तो सेम ही होना चाहिए ना। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला मालूम है? ये बोला इतने मार्कडाउन वाले गुड्स। ये अगर वो मुझे इसके जगह पे ऐसा बोलते ना, तो मैं ऐसा कर सकता था 21,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स पर 4,100, तो 2,300 कॉस्टिंग वाले गुड्स पर कितना। आई कुड हैव डन दिस, अंडरस्टैंड माय भावना। यहां पर कॉस्ट शब्द नहीं यूज किया, मार्कडाउन वाले गुड्स बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? पहले मार्कडाउन वाले गुड्स ऊपर निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालने पड़ेंगे सब लोग देखेंगे। अब इधर देखो, जेड ने बोला था हम 50% प्रॉफिट पे बेचते हैं, और इधर बोला था कॉस्ट है 21,000। तो कहना इससे पहले तो एमआरपी होता तो 21,000 प्लस 50%, ये उसकी एमआरपी है। लेकिन ये भी मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एमआरपी। फिर उन्होंने क्या बोला? ऐसे गुड्स पर हमने 4,100 का मार्कडाउन किया। मतलब उन्होंने, वो मॉल में नहीं होता ऐसा, ऐसा लिखा होता है, फिर ऐसा किया जाता है और ऐसा लिखा होता है डिस्काउंटेड प्राइस। यही है क्या? मेरे पास कैलसी नहीं है, यही है। आपको ये वाला समझ रहा है? ये डिस्काउंटेड प्राइस क्या? मार्कडाउन वाला प्राइस, मार्कडाउन करके वाला प्राइस।
जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना सर सच बोलूं ना इतना गंदा हुआ है मेरा फाउंडेशन कि मैंने मार्कअप मार्कडाउन ही कभी सुना नहीं है जीवन में, तो पहली बात तो है ना कॉस्ट होता है, उसमें आप प्रॉफिट को जैकअप करते हो और आपको आता है एमआरपी। फिर जब माल सड़ता है बिकता नहीं है ना तो आप उसको मार्कडाउन करते हो और फिर वो आपकी बन जाती है डिस्काउंटेड प्राइस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो वो ऐसा हो गया, मेरा जो माल है ना वो कितने का था, 21,000 का था, मैंने 50% उस पर जोड़ा तो ऐसे मेरे एमआरपी 31,500 हो गए, लेकिन वो है ना बिक रहा नहीं था, तो मैंने क्या किया उसको 4,100 से मार्क डाउन किया और मेरी नई प्राइस जो आ रही है वो 27,400 में मैं देने को तैयार हूं। आर यू गेटिंग दिस? अब मेरे को देखो कैसा सिंपल होता है, इधर देखना है सब लोगों ने। अब वो क्या बोले, अब आपको समझ रहा है? वो बोले 2,300 वाले मार्कडाउन गुड्स मेरे पास पड़े। अब मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है कैसे? अब मेरा मार्कडाउन कैसे हो सकता है? इधर देखो 27,400 मार्कडाउन वाले गुड्स पर 4,100 का मार्कडाउन है, तो 2,300 मार्कडाउन वाले गुड्स पर कितने का डिस्काउंट होगा? 344। मतलब ये 344 का डिस्काउंट अभी तक हमने दिया नहीं क्योंकि ये वाला माल हमारे पास अभी भी पड़ा है। तो जो एक्चुअल में मार्कडाउन हुआ है वो हुआ है अरे क्या था, मैं भूल गया। 4100 माइनस 344 3756। आर यू गेटिंग दिस? पक्का? मैं आपको एक बार फिर से ब्लैंक स्क्रीन पे आपको इरिटेट कर होगा, मुझे कोई फर्क ही नहीं करता, मेरा काम ही इरिटेट होने का है। दे कैन यूज 3 पैरामीटर्स, कॉस्ट, एमआरपी एंड मार्क डाउन प्राइस। मॉड्यूल में अलग है, आरटीपी में अलग है, सजेस्टेड में अलग है। बच्चे आके पूछते सर दिस इज इन द मॉड्यूल, देखते ही नहीं मैं। तो कॉस्ट, एमआरपी और मार्कडाउन, डोंट फाइट अकाउंट्स कॉस्ट में। Cost, MRP, or markdown. These are 3 parameters in which they will use the sentence. Small changes they are doing. RTP में they will change one word. You have seen, I've shown you. They will change and the solution altogether completely changes. अलग ही हो जाता कुछ तभी। तो अगर आप समझो अपन 2 मिनट अपन दोनों बात करेंगे। मैंने ऐसा बोला मेरे पास तो है ना 40,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स थे जिन पर मैंने 5,000 का डिस्काउंट रखा था, और फिर मैंने बोला मेरे पास तो 31 मार्च को 4,000 कॉस्टिंग वाले गुड्स बच गए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि आपने क्या बोला 40,000 कॉस्टिंग पे इतना डिस्काउंट, और आपने जब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक बोला तो क्या बोला कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 4,000 कॉस्टिंग वाला ही है। इसका काम हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा ना 40,000 कॉस्टिंग पे 5,000 का डिस्काउंट, तो हमारे पास है ना 4,000 एमआरपी वाला गुड्स बाकी है। इसका हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एमआरपी पे लाना पड़ेगा, इसको भी एमआरपी लाना पड़ेगा। समझो 50% एमआरपी है, तो फिर आपका कॉस्ट मल्टीप्लाई कैसे होगा मालूम है? 80,000 पे 5,000, 4,000 पे कितना? द पैरामीटर्स हैज टू बी सेम। अगर समझो उन्होंने कल जाके ऐसा बोला 4,000 मार्कडाउन वाले गुड्स है, मार्कडाउन वाले गुड्स है मतलब डिस्काउंटेड भाव करके जो प्राइस आता है ना वो वाले गुड्स है, तो फिर मेरे को ये कॉस्टिंग नहीं चलेगा, मेरे को भी यहां पर क्या चाहिए, मार्कडाउन ही चाहिए। जो वो आपको ये देंगे उसके साथ ये मैच होगा। आर यू गेटिंग दिस? उसके ऐसा अलग नहीं होता। डोंकी गेटिंग मैरिड टू हॉर्स नॉट पॉसिबल। इट हैज टू सेम कॉस्ट कॉस्ट, मार्कडाउन मार्कडाउन, एमआरपी एमआरपी, वो दोनों मैच हो तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं बैठेगा। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इसके लिए बस मैंने सम किया, इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं सिखाने के लिए। अब आप देख सकेंगे मैं सब सेम टू सेम ही करने वाला हूं। तो ये मार्कडाउन हो गया। मार्कडाउन के बाद क्या होता है? नॉर्मल सेल्स होता है। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज द नॉर्मल सेल्स सर? एंड दिस सर 288 756। इसमें से तुम्हें लेस करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट 211,310, इसका कितना परसेंट है सर? 33.33 ऑन कॉस्ट है,
तो इधर 25%। ऐसा चलेगा क्या? मैं 20 बाद में आप ऐसा आएंगे नहीं ना 25 क्यों लिया? और सर आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हो कि डायरेक्ट कॉस्ट? टू 88,756 इसका कितना है सर? 50% ऑन कॉस्ट 33.33 ऑन सेल्स। बोलो। हाँ ये 192504 158482 2√2 क्लियर है ये? अब जब हम यहां पर ये वाला पार्ट करेंगे ना तो इसमें भी एक छोटी सी चीज है। ये ऐसा 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 y z ओपनिंग बोलो 24,000 36,000 परचू 162 और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने ऊपर ही निकाला 27 ऐसा। बट अपने को मालूम है ये सच्चाई नहीं है क्योंकि यहां पर शॉर्टेज हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हुआ है? ये मेरा टैली नहीं हुआ ना 334 ऐसा। शॉर्टेज कहां हुआ है? वाई में 240। और एक चीज है बड़ी, इधर मार्कअप कहां यूज करते हैं अपन? दैट विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक। आपको समझा मैंने वाई से काटा, और क्योंकि वाई से माल गया ना तो वाई के पास उतना माल कम रहेगा और जेड के पास माल ज्यादा रहेगा। बताइए 2 3 2 4 5 7 8 3 6 1 9 हश। चलिए अब इधर ये वाला YZ एक बार फिर से ओपनिंग बोलेंगे मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। 24 एंड 36 परचेजेस सर 162 और सेल्स सर 2,02,40 और कहना है सर पहले ये शॉर्टेज एक बार हो जाए फिर अपने को लेना पड़ेगा। कहां पे आया माल? बाय हाँ अच्छा गिव मी द प्रॉफिट्स 51518 है ना? है ना? है ना? कर देंगे सर। स्टार्ट प्लीज। सबसे पहले मुझे इधर देखो, मैं इधर ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए रखा हूं तो मुझे ओपनिंग स्टॉक्स को कैसे बताना है इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। तो भाई 24,000 है, वाई क्या प्रॉफिट यूज करता है 33%, 33.33 तो 1/3 8,000 32,000 है ना? अब आपको ये फ्लो आ रहा है तो यहां पर आपको क्या लेना होगा? सिर्फ प्रॉफिट।
8 और 18, बहुत बढ़िया सब। उसके बाद परचू, परचू यहाँ पे 162 और 190, 162 का ऐसा, ऐसा। अब इधर एक देख लो जल्दी, बाय ट्रांसफर, और उस ट्रांसफर पर मार्कअप। रुक जा, घाई मत कर, तो हो जाएगा धप्पा। टू ट्रांसफर, आशा करता हूं सब देख रहे हैं, मन में दूसरा सोचोगे चलेगा। ये y है, ये z है, ये y है, ये z है। पहले तो इधर नहीं आएगा और ये इधर नहीं आएगा। अब इधर देखो, 2700 की कॉस्ट है, 2700 की कॉस्ट है, लेकिन ये तो अपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना है। y का प्रॉफिट है 33.33, तो वो इधर रिकॉर्ड करेगा 900, और जब z के पास आएगा तो z अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, विच इज 1050। अच्छा जो भी आ रहा है 1350, क्लियर है। अब मेरे को बताओ डिस्काउंट्स कितनी बार हुए यहां पर। एक मिनट एक मिनट, इसका इसका इफेक्ट दे देता ना, बाय मार्कअप 1350। यस सर, नहीं ना, 900। अब कितनी बार डिस्काउंट हुआ है, दो, बाय मार्कअप, बाय मार्कअप। तो वो दो बार जो डिस्काउंट्स दिए आपने, अच्छा मेरे को ही देखना है वर्किंग, मेरे वर्किंग में ये देखो यहां पर 510 और 800 और 3756, 510 और 800, 510 800, 510 800, 3756, 3756, सेल्स बोलो। ऐसा, और जीपी ऊपर यहां पर है 5151892496, 515189245649 है। ओके, उसके बाद शॉर्टेज, शॉर्टेज किधर है, इधर ही है ना, 240 और 33.3 यहां पर आएगा 80। मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, बताओ बैलेंस कितना है। फिंगर इज क्रॉस्ड, वाई का, वाई 54 54 7, हाँ इधर 8192, नहीं आ रहा है, 8192 1898, फिंगर्स क्रॉस्ड। 2770 माइनस 8192 और 54294 माइनस 196, क्लियर है। ऐसा आपने टैली कर दिया और अभी जो अटेम्प्ट गया उसमें आ गया। यू वुड नॉट बिलीव,
दैट्स इट, डन, लिखा एवरीबडी, दैट वाज योर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। यस, चलिए दैट्स इट, थैंक यू।